डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल है और मैं फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज के प्रोग्राम में हम एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स कोड 8684 में यूनिट नंबर 8 के मतलब गुफ्तगू करेंगे और यूनिट नंबर 8 जो है वो डाटा एनालिसिस टेक्निक से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शंस कौन कौन सी हैं और उनको कैसे मेजर किया जा सकता है, और इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 8 से हमने डिस्कशन की थी कि डाटा एनालिसिस से क्या मुराद है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ज़ाहिर है कि डाटा को एनालाइज करना, वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन की फ़ील्ड, सोशल साइंसेज की फ़ील्ड हो, मेडिकल साइंसेज की फ़ील्ड हो, जहाँ जहाँ नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनका एनालिसिस करके उसमें से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना और पूरी पॉपुलेशन के लिए रिज़ल्ट्स को जर्नलाइज करना, ये डाटा एनालिसिस का काम है और अल्टीमेटली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और हमने ये डिस्कस किया था कि डाटा एनालिसिस हमें हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट में हमें डाटा एनालिसिस सपोर्ट करता है। और फिर हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात की थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है और एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ हम करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उससे क्या मुराद है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली किसी भी डाटा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो बताती हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हमने बताया था मैंने आपको कि किसी भी डाटा का जो सेंटर है उसको जो मेजर्स बताती हैं वो सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती हैं। हमने आपको ये भी बात की थी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ये भी मुराद है कि द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू क्लस्टर अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू, और उसमें हमने मीन की बात की, मीडियन की बात की और मॉड की बात की थी, जिसमें मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि मीन जो है वो तब आपने अप्लाई करना है जब आपका डाटा रेशो या इंटरवल लेवल पे मेजर हो रहा होगा, मीडियन आपने तब अप्लाई करना है जब ऑर्डिनल डाटा होगा, और मॉड तब अप्लाई करना है जब नॉमिनल डाटा होगा। ठीक है। और इसके अलावा मीन्स के हवाले से या एवरेज भी उसको कहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा के अंदर अगर आउटलायर्स मौजूद हैं, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ मौजूद हैं तो वो मीन को अफेक्ट करती हैं। मीन सेंसिटिव है आउटलायर्स से, तो आपको पहले डाटा में से आउटलायर्स को निकालना चाहिए और फिर डाटा का मीन कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन के लिए डाटा को सिर्फ अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट नहीं करती। और मॉड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपकी डाटा के अंदर, वो मॉड कहलाती है। किसी भी डाटा के अंदर ज़ीरो मॉड भी हो सकता है और एक या एक से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन से क्या मुराद है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं या टेक्निक्स हैं जिनसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ नोन एज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और स्प्रेड। ठीक है, फैलाव मालूम करता है, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हमें ये मालूम करके देती है कि हमारा डाटा कितना फैला हुआ है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेड, रेंज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा। ठीक है, कौन सा डाटा जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड उसकी स्प्रेड कितनी है, यानी मीन से डाटा कितना फैला हुआ है या मीडियन से डाटा कितना फैला हुआ है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें ये कैलकुलेट करके देती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं उनमें रेंज से क्या मुराद है और कैसे कैलकुलेट की जाती है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, इनके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले रेंज की बात करते हैं। रेंज जो है ये एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। और ये सिंपली कैलकुलेट कैसे की जाती है, अगर आपके पास डाटा हो उसको अगर आप अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर तक, और फिर आप क्या करें कि जो हाईएस्ट वैल्यू है डाटा की उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास रेंज आ जाती है। यानी कोई भी डाटा सेट हो, रॉ डाटा है आपके पास, उसको अरेंज करें,
जो लोएस्ट वैल्यू है डाटा में और जो हाईएस्ट वैल्यू, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक डाटा सेट आपको नज़र आ रहा है 157935, ठीक है। इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी 9 माइनस 1, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट विल गिव यू द रेंज ऑफ द डाटा सेट, यानी हमें ये पता चलेगा कि डाटा का स्प्रेड कितना है लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं रिसर्च की। एक स्टडी है जिसमें हम टेम्परेचर की वेरिएशन जो है वो देखना चाह रहे थे और हमने 1 वीक का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया और ये देखा कि टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन कितनी है ओवर द वीक ना। फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ आती गई और फिर हमने ये देखा कि ये जो टेम्परेचर है उसकी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान कितनी फ्लक्चुएशन है, तो वो हम रेंज से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ये लें कि किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स का अचीवमेंट हम अगर देख रहे हैं बायोलॉजी में या हम मैथमेटिक्स के अंदर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के अंदर किसी ख़ास टेस्ट में कितनी अचीवमेंट की है या उनकी अचीवमेंट में कितनी वेरिएबिलिटी है, ठीक है, तो हम स्कोर्स लेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्कोर्स हैं या अचीवमेंट के जो स्कोर्स हैं वो कितने स्प्रेड हुए हुए हैं। नेक्स्ट जो मेजर है डिस्पर्शन की वो वेरिएंस है। वेरिएंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन इन स्टैटिस्टिक्स और ये रिसर्च के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। बेसिकली ये है क्या, वेरिएंस आपको मेजर करके देता है स्प्रेड आउट ऑफ द डाटा पॉइंट अराउंड द मीन। अगर किसी डाटा सेट का मीन स्कोर आपके पास हो और अगर आप ये देखना चाहते हो कि वो डाटा सेट मीन के अराउंड कितना फैला हुआ है तो आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। इसमें ये एक एग्जांपल आपको नज़र भी आ रही है कि एक डाटा सेट आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ हैं 30, 75, 90, 20, 85, 95, 15, 80, 100 एंड 10। दिस इज़ आर्बिट्रेरी डाटा सेट और इसका आप सबसे पहले अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस डाटा सेट का मीन 60 है और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप हर वैल्यू को, हर ऑब्जर्वेशन को मीन में सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो मीन से सब्ट्रैक्ट करके हर वैल्यू का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर आप इन तमाम जो स्क्वायर की हुई वैल्यूज़ हैं इनका सम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सम आ जाता है 13,000 और उसके बाद आप इस 13,000 को यानी इस सम को टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। ये टोटल 10 वैल्यूज़ थी डाटा सेट के अंदर, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस। दोबारा रिपीट कर दूं इसमें कि एक डाटा सेट जिसका वेरिएंस आपको मालूम करना है, सिंपली सबसे पहले उसका मीन कैलकुलेट करें, फिर हर ऑब्जर्वेशन को मीन में से सब्ट्रैक्ट करें और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनको सम कर लें और सम करने के बाद आप टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि डाटा सेट के अंदर दी हुई हैं उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। इसमें आपने ये नोट करना है कि वेरिएंस अगर ज़्यादा होगा तो वेरिएबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी मीन से जो वैल्यूज़ हैं वो उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड होंगी अगर आपका वेरिएंस बड़ा आएगा या उसकी बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 डिफरेंट क्लासेस को 2 डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाया गया और टेस्ट लिया गया उनका, और टेस्ट स्कोर्स के अंदर वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करना है कि विच ग्रुप परफॉर्म्स बेटर, या हम यूँ कह लें कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी पाई जाती है और कौन सी जो है वो क्लास बेहतर है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो टेस्ट आप लेंगे, दोनों जो 2 डाटा सेट होंगे उनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, उसी तरह फिर हर ऑब्जर्वेशन को मीन में से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर ले लेंगे, सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करेंगे। ये 2 सेट्स होंगे तो आपके पास 2 वेरिएंस आएंगे, ठीक है। हाईएस्ट वेरिएंस मीन्स मोर वेरिएबिलिटी इन द डेटा, लोएस्ट वेरिएंस मीन लो वेरिएबिलिटी इन द डेटा, ठीक है। लो वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो मीन स्कोर के क्लोज हैं,
और हाई वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो मीन स्कोर से स्प्रेड आउट हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिंपली अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अगेन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हाई आई है तो हम कहते हैं कि ये डिस्पर्शन ज़्यादा है, ठीक है। और मोस्टली हम जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट ये रेज़ किया जाता है कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू मीन हाई है, ठीक है। तो उसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि या तो हम डेटा को दोबारा से रिविज़िट करें और उसमें से कुछ आउटलायर्स, कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करके उनको निकालें तो डेटा हमारा नॉर्मल हो और जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो कम आए, यानी एज़ कम्पेयर टू मीन कम आए। और सेकेंडली ये हो सकता है कि आप अगर मीन कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और एसटी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू मीन हाई आ रही है तो आप फिर इफेक्ट साइज ज़रूर मालूम करें, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ से, मीन और एसटी से, हम बाज़ दफ़ा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हाई आई हैं वहाँ पे इफेक्ट साइज़ लाजमी कैलकुलेट करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब कैलकुलेट करते हैं? इन अ क्लिनिकल ट्रायल मेजरिंग ब्लड प्रेशर, द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स हाउ क्लोजली पार्टिसिपेंट्स ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ क्लस्टर अराउंड द मीन वैल्यू। अगेन अगर ब्लड प्रेशर मेजर करें लोगों का और वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बता रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है पार्टिसिपेंट्स का वो कितना क्लोज है मीन स्कोर के, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर का एक मीन स्कोर निकला हुआ है उसके अराउंड कितनी वैल्यूज़ क्लोज आ रही हैं पार्टिसिपेंट्स की। अच्छा, इसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो हमें ये बेसिकली जब आप किसी भी डाटा को स्प्रेड आउट करते हैं तो हमारे पास 3 क्वार्टाइल बनते हैं, Q1, Q2, Q3। अब Q1 क्या करता है? Q1 25% ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करता है किसी भी डाटा सेट के। Q2 जो है वो 50% ऑफ द डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह Q3 75% ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो Q3 माइनस Q1 है, यानी 75% में से जो 25% माइनस कर देंगे तो जो दरमियान वाला डाटा होता है वो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप बॉक्स प्लॉट बनाते हैं और आउटलायर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। बल्कि आपका जो बॉक्स प्लॉट है वो वर्क कीज़ पे कर रहा होता है कि 75% माइनस 25% वाला जो डेटा है वो उसको नॉर्मल कहता है और जो आउटलायर्स होते हैं वो या तो 75 परसेंटाइल से ऊपर होते हैं या फिर 25 परसेंटाइल से नीचे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेजर्स ऑफ शेप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है और इसको हम रिसर्च के कोर्स में किस तरह लेके चल सकते हैं और इसकी क्या अहमियत है। एक्चुअली जो मेजर ऑफ डिस्पर्शंस या शेप्स हैं इनकी ये स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स हैं और हम इनको यूज़ करते हैं डाटा पॉइंट्स या डाटा सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिमेट्री, स्क्यूनेस एंड टेल्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसकी क्या वो डेटा सिमेट्री है, सिमेट्रिकल डाटा है, स्क्यू डाटा है या टेल्डनेस डाटा है, ये हमें डिस्पर्शंस के जो शेप्स और डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करके पता चलता है। अब देखें मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो आज मैं आपके साथ 3 डिस्कस करूँगा, स्क्यूनेस, सिमेट्री और इसके अलावा नॉर्मेलिटी के टेस्ट जो है ना वो भी आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले स्क्यूनेस की बात कर लेता हूँ। स्क्यूनेस से ये मुराद है कि इट मेजर्स द एसिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एसिमेट्री मेजर करके देती है स्क्यूनेस, ठीक है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड द डिग्री टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। स्क्यूड को ना उर्दू ज़ुबान में कहते हैं लंबूतरा होना, ठीक है, बेल शेप ना होना, लंबूतरा डाटा होना। अगर ग्राफ उसका बने तो वो लंबूतरी शक्ल में नज़र आए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे क्या मुराद है।
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्क्यूनेस ये बताती है कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने है, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि यहाँ पे 1000 में शो की गई है। फॉर एग्जांपल ये एक डेटा सेट है जो कि एम्प्लॉयज़ की इनकम को शो कर रहा है। अब सबसे पहले अगर आपने स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है तो आप मीन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और स्क्यूनेस के फार्मूले को इस्तेमाल करके स्क्यूनेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस केस में जहाँ पे मीन 32 है, ST 30 है और जो स्क्यूनेस है वो 0.73 है, यानी पॉजिटिव है। इट शोज़ के जो डाटा की टेल होगी जब उसका ग्राफ बनेगा तो वो राइट साइड पे होगी। ठीक है, और ये भी शो करता है कि जो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी इनकम जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, वेरी हाई है। ठीक है, यानी पॉजिटिव स्क्यू डाटा हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक तो ये कि डायरेक्शन क्या है स्क्यूनेस की, राइट हो गई इस केस में। पॉजिटिव स्क्यू डाटा का मतलब है कि राइट डायरेक्शन में उसकी टेल है। और दूसरी बात हमें ये पता चल रही है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं डाटा सेट के अंदर जो काफ़ी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वैल्यूज़ इन द डाटा सेट। अच्छा, अगर नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें, आपके सामने एक अगेन डाटा मौजूद है और इस डाटा के अंदर हमने पहले मीन कैलकुलेट किया, ST कैलकुलेट किया और स्क्यूनेस यहाँ पे -0.73 आया। इट मीन्स कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। नेगेटिवली स्क्यूड डाटा का मतलब है कि जो टेल बनेगी इसकी वो लेफ़्ट साइड पे होगी। और इससे ये भी पता चलता है कि जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं डाटा सेट के अंदर जो बहुत कम हैं, छोटी वैल्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़ इन द डाटा सेट। अच्छा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा सेट है, इसमें आप उसी तरह मीन कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास स्क्यूनेस 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन से राइट साइड पे जितना डाटा होता है उतना ही डाटा लेफ़्ट साइड पे भी होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर किसी डाटा की स्क्यूनेस 0 आ जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, ये आप डायग्राम देखिए, इसमें अभी हमने बात की कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें कि कोई डाटा सेट को जब आप प्लॉट करते हैं तो ये अगर उसका मीन है, ठीक है, अब सिमेट्रिकल ये होती है कि जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो डाटा है वो इक्वल होगा। ठीक है, सिमेट्री पाई जाएगी। अब इस केस में जो हम ये देख रहे हैं कि मीन, मीडियन और मॉड, किसी भी डाटा सेट का अगर आप मीन कैलकुलेट करें, मीडियन और मॉड कैलकुलेट करें और वो इक्वल आएँ, उनकी वैल्यूज़ इक्वल आएँ, तो इसका मतलब है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा, सेकंड देखें केस क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा की जो आप ग्राफ बनाएंगे उसमें राइट टेल जो है ना वो राइट साइड पे स्क्यूड होगा, राइट साइड पे उसकी टेल लंबी होगी। और इसी तरह अगर आप नेगेटिवली स्क्यूड डाटा देख रहे हैं तो उसमें लेफ़्ट साइड पे टेल जो है वो लंबी होगी। अब राइट स्क्यूड डाटा में एक और करेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है कि राइट स्क्यूड डाटा का जो मीन है वो बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मॉड से। अगर किसी डाटा सेट का मीन ग्रेटर हो मीडियन से और मीडियन ग्रेटर हो मॉड से तो हम कहते हैं कि ये राइट स्क्यूड डाटा है। ठीक है, और लेफ़्ट स्क्यूड डाटा में क्या होगा, मॉड ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मीन से। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। यानी नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में एक और करेक्टरिस्टिक्स मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये है कि जो डाटा सेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत कम हैं, यानी उनकी वैल्यू थ्रेशोल्ड कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़ इन द डाटा सेट। जी, अब बात करते हैं नॉर्मलिटी के टेस्ट की। जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के अंदर तो आपको कुछ टेस्ट लगा के ये देखना होता है कि क्या डाटा नॉर्मल है।
अगर डाटा नॉर्मल हो तो हम फिर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिनमें टी टेस्ट, अनोवा, एनकोवा, मनोवा, मुख्तलिफ़ तरह के जो टेस्ट हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डेटा नॉर्मल हो तो डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हैं जो आप SPSS के अंदर और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो शपीरो-विल्क है और कोलमरू टेस्ट है। इन टेस्टों के अंदर जब नॉर्मल हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम कहते हैं द डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इन टेस्टों को लगाने से पहले जो हम हाइपोथेसिस लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा तो फिर हम इस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाली बात को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने हाइपोथेसिस बना लिया कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप शपीरो-विल्क टेस्ट जो है वो रन करते हैं, ठीक है। अब उसकी जो वैल्यू है पी वैल्यू अगर ग्रेटर दैन सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कि 0.05 से अगर पी वैल्यू बड़ी आ जाए तो इसका मतलब है कि डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और अगर शपीरो-विल्क की वैल्यू जो पी वैल्यू वो देगा अगर वो लेस दैन 0.05 आए तो हम कहेंगे कि डाटा सेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो पीपी प्लॉट्स और क्यूक्यू प्लॉट्स हैं। ये भी SPSS के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आप डाटा सेट के प्लॉट्स बना लेते हैं और वो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर आपके डाटा को प्लग इन कर देता है। अगर उस स्ट्रेट लाइन के आसपास आपकी वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर वैल्यूज़ हैं तो डाटा नॉर्मल है, और अगर उस लाइन से हट के कोई आपकी डाटा की वैल्यूज़ शो हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके डाटा के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नॉर्मल डाटा से हट के आउटलायर्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें और डिलीट करें। इसी तरह क्यू प्लॉट्स भी इसी तरह डाटा सेट को लाइन के ऊपर प्रेजेंट करते हैं और हमें आउटलायर्स का पता चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा स्क्यूनेस से भी पता चलता है, यानी अगर डाटा सेट की स्क्यूनेस कैलकुलेट कर ली जाए, अभी हमने बात भी की है, और एक्सेप्टेबल रेंज जो है वो -1 से +1 है, यानी अगर आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू डाटा की माइनस या 1 के दरमियान आ जाए तो हम उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कह देते हैं, ठीक है। कुछ किताबों के अंदर +0.5 से -0.5 तक भी मेंशन है कि ये नॉर्मल रेंज है डाटा की, और स्क्यूनेस अगर -1 to +1 आए तो भी ये एक्सेप्टेबल रेंज समझी जाती है डाटा के नॉर्मल होने की। और इसके बाद जो चौथी चीज़ है जिससे आप कर सकते हैं वो है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट एक ग्राफ है जो आप अपने डाटा सेट का जब बनाएंगे तो वो बताएगा कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है, और अगर डाटा के अंदर आउटलायर्स हैं तो उनको वो इंडिकेट करेगा कि कौन कौन सी वैल्यू आपके डाटा सेट के अंदर आउटलायर्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो आपके सामने डायग्राम बनी है ये बॉक्स प्लॉट की डायग्राम है। इस तरह का एक ग्राफ होता है जिसमें बॉक्स प्लॉट आपके डाटा सेट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको शो करता है, और जो आपके डाटा सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको शो करता है, ठीक है। और ये जो दरमियान में यहाँ पे 25% ऑफ द डाटा Q1 और 75% ऑफ द डाटा Q3, ठीक है। ये आपके पास दो लाइनें हैं जो इस बॉक्स की आपको नज़र आ रही हैं। ये जो दरमियान में लाइन लगी होती है ये वाली, इस लाइन को, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये मीडियन कहलाता है। ये कभी आप सेंटर में देखेंगे, कभी आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, कभी आप राइट साइड पे देखेंगे। रीज़न वाई कि डाटा अगर स्क्यूड होगा तो ये मीडियन वेरी करेगा, मीडियन कभी लेफ़्ट साइड पे आएगा, कभी राइट साइड पे आएगा, डिपेंड करता है कि डाटा कितना नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू से जो आपकी डिफरेंट विस्कर्स हैं, ये दोनों साइडों पे देखिए ना कि मिनिमम वैल्यू और क्वार्टाइल के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं, और क्वार्टाइल 3 और मैक्सिमम वैल्यूज़ के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएंगी चीज़ें। और आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये किसी डाटा सेट का मैंने एक प्लॉट किया है, बॉक्स प्लॉट, तो ये मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है डाटा सेट की, ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, और ये लाइन दरमियान में जो है ये मीडियन को शो कर रही है। ये क्वार्टाइल 1 है और ये क्वार्टाइल 3 है, ठीक है। और आपके पास ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे,
ये आपके डाटा सेट में आउटलायर्स हैं, ठीक है। इन डाटा सेट्स को जब ये ग्राफ शो करता है तो यहाँ पे बाकायदा नंबर्स मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल 37 लिखा होगा, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 49 लिखा होगा, बाज़ के ऊपर स्टार बना होता है छोटा सा इस तरह का। तो ये 37 या 49 क्या शो करता है? वो ये शो कर रहा है कि आपका जो डाटा सेट है, जो आपके पास रॉ डाटा जहाँ पे आपने एंटर किया हुआ है, वहाँ पे 37th वैल्यू जो है वो आउटलायर है, उसको आपको डाटा में से निकालना चाहिए। 49 वैल्यू जो है डाटा सेट के अंदर जो मौजूद है वो एक आउटलायर है, उसको भी डाटा सेट से निकालने। और जो स्टार है वो ये शो कर रहा होता है कि ये वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू है, बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़, और ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है हाई, इसको ज़रूर जो है ना वो डाटा सेट से निकालें। अच्छा, ये ऐसा भी मुमकिन है कि ये जो आपके पास मिनिमम जो वैल्यू है इससे भी नीचे अगर कोई वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डॉट शो कर रहा है और इसको वो कह रहा है जी ये 129 है, यानी लोअर साइड पे भी और अपर साइड पे भी आउटलायर्स शो हो सकते हैं। और जो वो नंबर दिखा रहा है आपको, उस नंबर को आप डाटा में से, जो आपका डाटा जहाँ पे पड़ा हुआ है, सीरियल नंबर्स जो दिए हुए हैं कि ये वैल्यू नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वहाँ से जाके उस वैल्यू को आप डिलीट करेंगे तो फिर पीछे जो डाटा रह जाएगा वो नॉर्मल डाटा हो जाएगा। और कोई भी टेस्ट आपने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आगे जब बढ़ना है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आप लगा रहे होंगे, तो आपने ये ज़रूर करना है कि उसका बॉक्स प्लॉट बना के देख लें, ताकि अगर कोई आउटलायर्स हैं डाटा के अंदर तो वो उनको रिमूव कर दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, और मैंने आपको बताया कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं वो स्प्रेड डाटा का स्प्रेड बताते हैं या डाटा की वेरिएबिलिटी बताते हैं। तो उसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये मुख्तलिफ़ तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि डाटा जो है वो उसका स्प्रेड कितना है। और बाज़ टेस्ट हमें ये बता रहे हैं कि जो मीन स्कोर है उससे डाटा कितना फैला हुआ है, जो डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो मीन स्कोर से कितनी फैली हुई हैं। और स्पेशली जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम बहुत ज़्यादा रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमें ये बताती हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर हाई आती है एज़ कम्पेयर टू मीन, तो फिर हमें डाटा को क्लीन करने की ज़रूरत है, डाटा में से आउटलायर्स निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड मौजूद है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि डाटा के अंदर आउटलायर्स हैं। और सेकेंडली, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हाई आए तो फिर हमें इफेक्ट साइज ज़रूर कैलकुलेट करना चाहिए पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें स्क्यूनेस, सिमेट्री और नॉर्मेलिटी टेस्ट की बात की। स्क्यूनेस, कोई भी डाटा जो है जब स्क्यूड हम कहते हैं तो इसका मतलब है या तो वो राइट स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, या वो लेफ़्ट स्क्यूड है, यानी उसकी टेल जो है वो लेफ़्ट साइड पे है ग्राफ की। तो पॉजिटिव स्क्यूड डाटा हमें ये बताता है कि कुछ वैल्यूज़ डाटा सेट के अंदर ऐसी हैं जो हाई हैं, ठीक है, जो कि राइट साइड पे हमें उस ग्राफ के अंदर नज़र आती हैं। और इसी तरह अगर नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है तो इसका मतलब यह है कि डाटा सेट के अंदर लो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें लेफ़्ट टेल के अंदर नज़र आती हैं। और डाटा अगर नॉर्मल है तो उसकी स्क्यूनेस ज़ीरो होगी, ठीक है। और इसकी एक्सेप्टेंस की रेंज मैंने बताई कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डाटा नॉर्मल है तो -1 से +1 के दरमियान अगर स्क्यूनेस आती हो तब भी हम कहते हैं कि डाटा जो है वो अप्रोप्रिएट है और नॉर्मल डाटा है। अच्छा, इसके बाद सिमेट्री की बात की कि जो सिमेट्री है वो क्या है कि डाटा, किसी भी डाटा को जब हम प्लॉट करते हैं तो बेल शेप बन जाता है। मीन स्कोर से राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी ही मीन स्कोर के लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ आती हैं, तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल डाटा है, ठीक है। और सिमेट्रिकल डाटा का ये भी मतलब है कि उस डाटा का मीन, मीडियन और मॉड वो बराबर होगा। आखिर में मैंने आपको बताया नॉर्मेलिटी के टेस्ट के हवाले से कि आप शपीरो-विल्क टेस्ट है, कोलमोरोव टेस्ट है, इसी तरह आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, और इसी तरह आप स्क्यूनेस कैलकुलेट करके बता सकते हैं, और पीपी प्लॉट्स और क्यूक्यू प्लॉट्स के ज़रिए भी
आप किसी भी डाटा की नॉर्मेलिटी के बारे में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ़र्दर जो है वो चीज़ें करेंगे और ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे, और साथ में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।